हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने अपना किया था माउंटेन्स, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया माउंटेन्स हमारे खत्म हो गए हैं। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हमारा एक टॉपिक होता है माउंटेन से ही रिलेट करता है, वो है भारत के पठार। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इंडियाज़ प्लेटू। इंडियाज़ प्लेटू, देखो प्लेटू क्या होता है अभी बात करेंगे दोस्तों। तो एक छोटा सा टॉपिक है भारत के पठार हम करने वाले हैं। भारत के पठार समझ आया? पहले सुनो भाई, पठार होता क्या है। देखिए मान लो दोस्तों ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, ये एक प्लेन एरिया है, जिस मैदान है जहाँ पे हम खेलते हैं। लेकिन अगर मान लो प्लेन के ऊपर एक और प्लेन हो ना, मैदान के ऊपर एक और मैदान, पहले ये मैदान था, एक प्लेन था, प्लेन के ऊपर एक और प्लेन हो, इसी को पठारी भाग कहा जाता है या इसी को हम प्लेट्यूज कहते हैं। क्या आपको समझ आया? तो आप कह सकते हैं प्लेट्यू होता है भाई उठा हुआ मैदान, समझ आया? उसी को क्या बोलेंगे? पठार। चले, ये तो एक छोटा सा पॉइंट हमने सीखा पठार होते क्या है। लेकिन याद रखना हम अब पठार पढ़ेंगे भारत में ना दोस्तों, याद रखना भारत में टोटल ना 4 पठार है। मेनली बात कर रहा हूँ, मेनली भारत में हम कितने पठार पढ़ने वाले हैं? 4। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा मालवा प्लेटू के बारे में। एक है दोस्तों हमारा मालवा का पठार, ठीक है, एक है मालवा पठार, ठीक है। चले, दूसरा है दोस्तों हमारा डेक्कन प्लेटू, आपने सुना होगा दोस्तों दक्कन का पठार के बारे में, ठीक है। अगला है डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन पठार। चले भाई, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, या जिसको हम बोलते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। समझ आया? और फाइनली दोस्तों एक है हमारा शिलोंग पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों पठार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक है हमारा कौन सा पठार दोस्तों? शिलोंग पठार, ठीक है। एक बार इनकी हम लोकेशन और देखेंगे कहाँ पे है। तो टोटल 4 पठार है, मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर और शिलोंग पठार। देखिए मैप में अच्छे से समझना है, क्योंकि ना मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से अब वो हम सीखने वाले हैं। देखो माउंटेन्स आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, अच्छी पिछली क्लासें हमने अच्छा खासा आपको कराया है भाई, ठीक है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे एक माउंटेन था, बताओ कौन सा था भाई? यह अरावली पर्वत, अरावली। इसी के यहाँ पे दोस्तों हमारा था विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल। इसी के यहाँ पे था सतपुड़ा, यहाँ पे था दोस्तों वेस्टर्न घाट, और ये था हमारा ईस्टर्न घाट। ये क्या था? हमारा ईस्टर्न घाट। ये सबको पता है, ये 5 माउंटेन थे। ये ईस्टर्न घाट है यानी पूर्वी घाट। अब पेपर क्वेश्चन सुन लेना कैसे आएगा। ये है दोस्तों पूर्वी घाट, यहाँ पे है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। ये था सतपुड़ा माउंटेन्स, सतपुड़ा, और ये है हमारा विंध्याचल पर्वत, ये था विंध्याचल माउंटेन्स, और ऊपर ये था अरावली माउंटेन्स, ये था अरावली माउंटेन। अब इनकी लोकेशन सुन लो भाई। सबसे पहले देखो मालवा पठार में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है हमारा मालवा का पठार। 1 नंबर दिया तो आपको पता चल गया मालवा पठार हमारा कहाँ पे है। मालवा पठार दोस्तों है हमारा, आपसे क्वेश्चन आता है कि मालवा पठार के साउथ में कौन सी रेंज है? तो साउथ में विंध्याचल पर्वत है, और मालवा पठार के नॉर्थ में कौन है भाई? अरावली पर्वत है। समझ आ गया? एक ये है। चले अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे अपना दक्कन पठार कहाँ पे है। तो दक्कन पठार सुनना भाई, सतपुड़ा के नीचे, पहले मैं बना देता हूं, ये सारा का सारा जो इलाका है ना, ये हमारा दूसरा पठार है। दूसरा पठार ये कौन सा है दोस्तों? डेक्कन पठार। डेक्कन जो प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है वो सतपुड़ा के नीचे, एक साइड में ईस्टर्न घाट, एक साइड में वेस्टर्न घाट, इन तीनों रेंज के बीच में हमारा पूरा का पूरा इलाका ये कहलाता है दक्कन का पठार। क्वेश्चन आता है भाई दक्कन के पठार के, आपसे पूछा जाएगा ईस्ट साइड में क्या है? दक्कन पठार ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, और नॉर्थ में क्या है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सा पठार फैला हुआ है? तो ये है दक्कन पठार। चले भाई आगे, एक छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पे स्पेस का मैं दोस्तों यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ना इधर वेस्ट बंगाल और इधर बांग्लादेश आ जाएगा। ये तीसरा नाम दिया मैंने छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। एक बचा शिलोंग पठार। शिलोंग पठार कहाँ पे है? तो वहाँ पे हमारा मैप अच्छे से बना नहीं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक छोटा सा फिर से, ठीक है। ये तो अभी बारी बारी से पढ़ेंगे तो तब भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये था हमारा इंडिया। भारत में
अगर मैं शिलोंग पठार बताऊं, बांग्लादेश के साइड में मेघालय है, ये पूरा का पूरा पठार है ना इधर, ये है हमारा शिलोंग पठार। यहाँ पे था छोटा नागपुर पठार, इधर हमने पढ़ा दक्कन पठार और इधर हमने पढ़ा मालवा पठार। तो इस प्रकार ये चारों हमारे फैले हुए हैं। ये फिर से देखो, मालवा पठार, ये दक्कन पठार, ये छोटा नागपुर पठार और ये शिलोंग पठार। अब बारी बारी से मैं इनको करा रहा हूँ, चले बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो छोटा सा है, पहले मैं आप लोगों को शिलोंग पठार के बारे में ही करा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, शिलोंग पठार। शिलोंग पठार सुनना भाई ध्यान से, ये है शिलोंग पठार। देखो शिलोंग पठार की सबसे पहले लोकेशन जानो कहाँ पे है। देखो शिलोंग पठार ये है हमारा इंडिया, नेपाल। ये आपको पता चल गया मैंने कहाँ का इंडिया बनाया है, ध्यान से सुनना भाई। ये है हमारा भारत और इधर पूरा का पूरा ये है हमारा शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार ये मेघालय है। तो शिलोंग पठार ना मेनली किस राज्य में फैला हुआ है, मेनली फैला हुआ है ये मेघालय में। शिलोंग पठार कहाँ पे फैला हुआ है, मेघालय में। ठीक है, आगे सुनो। शिलोंग पठार यानी ये ऊंचा उठा हुआ भाग है। अब याद रखना, शिलोंग पठार के अंदर ना मेनली 5 पहाड़ी आती है। शिलोंग पठार के अंदर मेनली कितनी पहाड़ी आती है, 5। यही आपको याद रखना, यही इस पेपर में क्वेश्चन आएगा। मेनली 5 पहाड़ी आती है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ये पांचों पहाड़ियों का सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं। देखो शिलोंग पठार में मैंने कहा 5 पहाड़ी आती है, जो पहली है, दूसरी है और तीसरी है। इनको बोलते हैं दोस्तों गारो, खासी और जैंतिया। आपने सुना होगा, एक गारो पहाड़ी है, गारो हिल्स, एक गारो पहाड़ी है, ठीक है, गारो हिल्स है, गारो पहाड़ी है, एक खासी पहाड़ी है, गारो, खासी और एक है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया अगर आपसे पहाड़ियाँ पूछी जाए, गारो, खासी, जैंतिया अगर आपसे पहाड़ियाँ पूछी जाए ना, ये तीनों हिल्स मेघालय में है। बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन है भाई। ये गारो, खासी, जैंतिया वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब भी है और उन्हीं शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा शिलोंग पठार, ये पूरा का पूरा शिलोंग पठार है। शिलोंग पठार में मेनली कितनी पहाड़ी आती है दोस्तों, 5। पहली 3 हम पढ़ चुके। ये चौथी और 5वीं दो पहाड़ी है ना, ये असम में पड़ती है। असम में पड़ती है, एक का नाम है मिकिर और एक का नाम है रेंगमा। एक का नाम है रेंगमा। तो ये भी पहाड़ियाँ ही है। आपसे पूछा जाएगा मिकिर पहाड़ी बताओ किस राज्य में है, या रेंगमा पहाड़ी बताओ किस राज्य में है। तो ये दोनों पहाड़ियाँ दोस्तों असम राज्य में स्थित है। दोनों पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये पांचों पहाड़ियाँ किस पठार के अंतर्गत आती है, शिलोंग पठार के अंतर्गत। समझ आ गया, आगे सुनो। अब मैं जैसे कि बता रहा हूं आप लोगों को, मान लो ये है हमारा शिलोंग पठार। ये कौन सा पठार था, शिलोंग पठार। शिलोंग पठार में मेनली कितनी पहाड़ी आती है, 5। ये गारो, ये खासी, ये जैंतिया, ये असम में 2 मिकिर और ये है रेंगमा। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी थी, गारो, ये खासी और ये जैंतिया। अब सुनो आगे पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब बात कर रहा हूं पूरे शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो गारो पहाड़ी पे है और जिसका नाम है नोकरेक। क्या है, नोकरेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला आप लोगों को दोस्तों, शिलोंग पठार की, शिलोंग प्लेटू की हाईएस्ट पीक, शिलोंग पठार की, पूरे शिलोंग पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। मैंने कहा हाईएस्ट पीक ऑफ शिलोंग प्लेटू, हाईएस्ट पीक ऑफ शिलोंग प्लेटू, तो वो है दोस्तों नोकरेक। और कौन सी पहाड़ी पे है, तो वो है गारो पहाड़ी पर स्थित है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। समझ आया, अगला पॉइंट सुनो। ये कौन सी पहाड़ी है भाई, खासी पहाड़ी। याद रखना, खासी पहाड़ी पे ही 2 शहर बसे हुए हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट शहर है। एक का नाम है शिलोंग। देखो शिलोंग जो है ना, वो मेघालय की राजधानी है। शिलोंग जो है वो कैपिटल है किसकी, मेघालय की। कैपिटल है दोस्तों मेघालय की। और अगर आपसे पूछा जाए ना शिलोंग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो वो खासी पहाड़ी पर शिलोंग स्थित है। समझ आया। अच्छा भाई, एक शहर तो शिलोंग था और इसी शिलोंग के नाम पे इस पठार का नाम क्या रख दिया, शिलोंग पठार। चले दूसरा, खासी पहाड़ी पर ही दोस्तों याद रखना चेरापूंजी, खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी या मासिनराम स्थित है। खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी या मासिनराम स्थित है, जहां दुनिया का, वर्ल्ड का मोस्ट रेनफॉल, मैं बता चुका आप लोगों को। आपसे क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ आती है, तो ऑप्शन में सुन लो क्या आ सकता है, या तो शिलोंग पठार ऑप्शन में आ सकता है,
शिलोंग पठार में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। या शिलोंग पठार ना देके खासी पहाड़ी पूछी जा सकती है, या खासी पहाड़ी पे स्थित 2 जगह दे देंगे, चेरापूंजी या मासिन राम। ये जरूर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मासिन राम दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो ये शिलोंग पठार के बारे में था दोस्तों हमारा। एक लास्ट यहाँ की ना मेघालय की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो याद रखना, उसका नाम है मिंटडी। क्या नाम है? मिंटडी। देखो ये मैंने क्या बताया, ये मिंटडी रिवर है, मिंटडी नदी। आपसे पूछा जाए ना कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में पानी बरसता रहता है, क्योंकि साल भर बारिश रहती है यहाँ पे। मिंटडी उसी से रिलेट कर लेना आप लोग, समझ आया? तो मिंटडी कहाँ की एक नदी है, कहाँ की एक रिवर, एक लोकल रिवर है, ज्यादा कोई मतलब बहुत मेन रिवर तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है शिलोंग पठार में, समझ आया? तो याद रखना मेघालय में एक मिंटडी रिवर है। चले भाई, तो ये दोस्तों हमारा खत्म हो गया। कौन सा पठार? ये हमने सबसे पहला अपना एक पठार कर लिया, और इसमें कुछ नहीं है भाई, ये हमने शिलोंग पठार कंप्लीट कर लिया है, समझ आया? अब मैं आप लोगों को दोस्तों करा रहा हूं छोटा नागपुर पठार। चले अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार के बारे में, ठीक है? देखो आगे सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं, आगे पीछे कोई भी करे, हम पढ़ रहे हैं अब छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। इंग्लिश से भी यही होगा, हिंदी में भी यही होगा, कभी लिटिल नागपुर बोलो भाई। ये छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार। पहले इसके बारे में 1-2 पॉइंट कुछ फैक्ट जान लो भाई, बाद में हम पढ़ेंगे। देखो मेनली तो ये झारखंड राज्य में फैला हुआ है, झारखंड। हालांकि ये नहीं है कि केवल ही झारखंड है, झारखंड के अलावा ये भाई इसका कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में, कुछ पार्ट ओडिशा में भी पड़ता है, तो, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, झारखंड में है, समझ आया? आगे पॉइंट सुनो, छोटा नागपुर पठार को ना भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। आपसे क्वेश्चन आता है रूर रीजन या रूर प्रदेश भारत का किसको कहा जाता है, तो वो है छोटा नागपुर पठार। अब ये क्या लिखा मैंने रूर, तो याद रखना रूर ना जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी का शहर है जिसका नाम है रूर, और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला। तो भारत में भी सबसे ज़्यादा कोयले की बात हो ना या लोहे की बात हो, तो वो सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश बोल दिया। देखो जर्मनी का रूर फेमस है कोयले के लिए, तो हमारा रूर किसको कहेंगे, छोटा नागपुर पठार को। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन आता है रूर रीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, छोटा नागपुर पठार को। और क्यों छोटा नागपुर किसके लिए फेमस है, छोटा नागपुर का पठार अगर आपसे पूछा जाए ना, एक प्रसिद्ध है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोयला या कोयले के लिए, लोहे के लिए फेमस है भाई, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यही नहीं आप लोग और लिख सकते हैं, कोल एंड आयरन के लिए क्या था, फेमस है। दोस्तों छोटा नागपुर जो पठार है ना, ये भारत का, इंडिया का, आप कह सकते हो इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्लेटू है खनिज संपदा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अगर आपसे पूछा जाए ना भारत का संपन्न पठार, भारत का सबसे संपन्न पठार का मतलब होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज है भाई। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। तो क्या आपको ये सारे फैक्ट समझ आए भाई? क्या मेनली झारखंड में फैला हुआ है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, और ये फेमस है आयरन एंड कोल के लिए, और इसलिए, और ये भारत का जितने भी भारत में पठार है उनमें सबसे रिच प्लेटू कौन सा है, छोटा नागपुर पठार है। तो ये मैंने कुछ फैक्ट बताए। आगे सुनो, अब एक मैप के जरिए छोटा नागपुर पठार को हम सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहीं से अब किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, देखो भाई मैंने अभी बताया, यहां से ये है हमारा, मान लो ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये है छोटा नागपुर का पठार, समझ आया? याद रखना ये है दोस्तों नेपाल, और नेपाल के साइड में ये है उत्तराखंड, ये भारत का राज्य है एक उत्तराखंड। बात सीखना अब ध्यान से, समझ आया? ये क्या था, उत्तराखंड। अब सुनो, उत्तराखंड से ना पहले एक नदी आती है, ये उत्तराखंड यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मैप इधर शिफ्ट हो गया तो इसलिए थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ। कभी ये सोचो यहाँ पे कैसे आ गया, उत्तराखंड यहाँ ना था, यहाँ से एक नदी आती इस प्रकार। चल कोई बात नहीं, उत्तराखंड से एक नदी आई भाई जो भारत के 5 राज्यों से फ्लो करती है। जब ये गंगा नदी है, कौन सी नदी है, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है ना, देखो ये पूरा का पूरा राज्य वेस्ट बंगाल है, पूरा का पूरा। जब गंगा नदी
वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसकी एक धारा वेस्ट बंगाल में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और इसकी एक धारा चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। देखो ये गंगा नदी थी, गंगा नदी कुछ पार्ट चलो गया बांग्लादेश से और कुछ इसकी एक जो धारा थी वो कहाँ चली आई, वेस्ट बंगाल में। अब इनको ना एक सेपरेट नाम दिया गया है। याद रखना क्वेश्चन आता है गंगा नदी को फिर ये बताओ ना बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश से गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। समझ आया। इसी प्रकार गंगा नदी की जो धारा वेस्ट बंगाल में बही है, देखो एक पॉइंट सुना भाई, ये मान लो कोई नदी है, अगर नदी से छोटी नदी आकर मिलती है चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, तो इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, इनको बोलते हैं सहायक नदी। समझ आया। अगर छोटी छोटी नदियां इस मेन नदी में पानी गिराए, अच्छा भाई अगर इस मेन रिवर से बाहर की तरफ अब कोई नदी निकले, देखो ये तो पानी गिरा रही थी लेकिन यहां से पानी बाहर जा रहा है, तो जो बाहर जा रहा है ना उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी यानी इसको बोलते हैं वितरिका। वितरिका तो नदी की जो ये मेन रिवर है, मेन रिवर की दो चीजें होती है, या तो ट्रिब्यूटरी और या डिस्ट्रीब्यूटरी। अब आप ये बताओ, ये जब गंगा नदी जा रही थी वेस्ट बंगाल में जब आई, तो ये इसकी जो एक धारा इसमें बहने लगी, ये ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो आप कहोगे दोस्तों ये इसकी एक वितरिका है। तो क्वेश्चन यही आता है गंगा नदी की वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों हुगली। हुगली नदी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, इसको बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है, हुगली नदी। ये लिख दिया मैंने, हुगली नदी। क्वेश्चन आता है गंगा नदी की बांग्लादेश में जो वितरिका है, सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूं, वेस्ट बंगाल में जो वितरिका है उसको क्या बोलते हैं, हुगली नदी बोलते हैं। चले ये कुछ बेसिक सा मैप मैंने आपको बताया। अब मेन सुनो छोटा नागपुर पठार के बारे में। देखो भाई ये है छोटा नागपुर पठार, मैं साथ के साथ फैक्ट लिखता जाऊंगा, याद रखना भाई। छोटा नागपुर पठार की ना, ये पूरा पूरा छोटा नागपुर पठार था। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच एक नदी निकलती है और ये नदी निकल के देखो कहाँ मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में। और इसका नाम है दोस्तों दामोदर नदी। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, समझ आया। तो एक क्वेश्चन अब आपसे बनेगा, ये पूछेंगे बताओ छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो वह दामोदर नदी। चले तो हमने क्या कहा भाई, दो भागों में टू पार्ट से दो भागों में डिवाइड किसको, छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को किसने किया भाई, या छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो वह है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी, समझ आया, दामोदर रिवर। इंग्लिश हिंदी सेम है, दामोदर रिवर। आगे सुनो भाई, अब दामोदर नदी के जो नॉर्थ वाले जो पठार बच गया ना उसको बोलते हैं हजारीबाग पठार, हजारीबाग प्लेटू, इसको क्या बोलते हैं, हजारीबाग पठार। और दामोदर नदी से नीचे वाला जो पठार है इसको बोल देते हैं रांची पठार, इसको क्या बोल देते हैं, रांची पठार। आपसे क्वेश्चन आएगा छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो वो था दामोदर। अब दामोदर से नॉर्थ वाला है वो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं हजारीबाग पठार। और दामोदर से साउथ में जो पठार है अब उसको क्या बोलेंगे, रांची पठार। समझ आया। और ये जो रांची पठार है ना, इसके बारे में एक पॉइंट सुन लेना। रांची पठार भारत का ना, रांची पठार भारत का एक संप्राय मैदान का उदाहरण है, एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। अब ये संप्राय क्या होता है, पेनी प्लेन। रांची का मतलब ध्यान से सुना भाई, रांची झारखंड की कैपिटल है, सबको पता होगा। झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, ये रांची पठार की बात कर रहा हूं मैं। रांची पठार ना पूरा एकदम सपाट है। संप्राय मैदान क्या होता है, संप्राय मैदान होता है जो बिल्कुल सपाट हो भाई, बिल्कुल सपाट हो, तो उसी को संप्राय मैदान बोलते हैं। और या आप कह सकते हैं मैदान में ना थोड़े थोड़े कुछ ऐसे निकले होंगे, और तो बिल्कुल सपाट होगा लेकिन जगह जगह कुछ माउंटेन, कुछ छोटे छोटे चीजें उठी हुई होगी भाई। समझ आया। या आप इसको छोड़ दो, आप लगाना संप्राय मैदान का। आपसे क्वेश्चन आएगा बताओ भारत का संप्राय मैदान का उदाहरण कौन सा पठार है, तो आप क्या बोलोगे, रांची पठार है। बताओ भाई यहां तक समझ आया आप लोगों को। देखो धीरे धीरे छोटा नागपुर पठार को मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। आगे सुनो, अब मैं दामोदर नदी के बारे में एक दो पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को।
दामोदर जो नदी है ना, इसको याद रखना, इसको वेस्ट बंगाल का शोक बोला जाता है। जैसे बिहार का शोक आपने सुना होगा ना भाई, कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। ऐसा क्यों है दोस्तों? ध्यान से सुनो। अभी देखो, ये जो दामोदर नदी का, ये छोटा नागपुर पठार का ये जो बीचों वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट, ये नीचे धंस गया है। और याद करो, मैंने आप लोगों को सतपुड़ा कराया था। सतपुड़ा में मैंने कहा था जब जमीन नीचे धंस जाए ना और उस धसे हुए पार्ट से अगर कोई नदी बहे तो उसको रिफ्ट घाटी बोलते थे या फोल्ट वैली बोलते थे। और वहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, रिफ्ट घाटी या फोल्ट वैली से फ्लो करने वाली भारत की 3 नदी है, नर्मदा, तापी और अब ये आ गई दामोदर। ये दामोदर जहां से बह रही है ना, ये सोच लो छोटा नागपुर पठार का ये बीच वाला पार्ट नीचे धंस चुका है और वहां से फिर ये क्या करती है? फ्लो करती है। समझ आया? आगे सुनो, मेन पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं। इसको वेस्ट बंगाल का शोक क्यों बोला गया? देखो, पश्चिम बंगाल तो इधर है लेकिन ये तो झारखंड है, तो इसको इसका शोक क्यों बोला जाता है? दोस्तों ध्यान से सुनो भाई, जितना भी झारखंड में मान लो यहां पे बारिश होती है, वो सारा बारिश का पानी ना इस नदी में आ जाता है। किस नदी में? दामोदर नदी में। और वो दामोदर नदी से होता हुआ वो पानी कहां पे चला आता है? वो वेस्ट बंगाल में यानी हुगली नदी में आ जाता है और यहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। क्योंकि पानी कहीं बरस रहा है लेकिन पानी का निकासी कहीं और हो रहा है, इसलिए वेस्ट बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को? दामोदर को। और दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। देख लो ना भाई, ये अपना हुगली में पानी गिरा रही है। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ आया दामोदर नदी के बारे में? इसको वेस्ट बंगाल का शोक बोला जाता है। क्लियर है? आगे सुनो, देखो दामोदर नदी से रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूं भाई। दामोदर नदी पे ना, दामोदर नदी देखो, पहले सुनो, एक अमेरिका की नदी है यूएसए की, जिसका नाम है टेनेसी रिवर। क्या नाम है? टेनेसी। अमेरिका की एक नदी है टेनेसी रिवर, टेनेसी नदी। याद रखना, अमेरिका में भी सेम यही कंडीशन थी, दामोदर जैसे दामोदर वाली कंडीशन है हमारे यहाँ पे। क्या कंडीशन थी? वहां भी दोस्तों पानी कहीं बरसता था और बाढ़ कहीं आती थी। कौन सी नदी थी अमेरिका की? टेनेसी नदी। तो अमेरिका वालों ने ना टेनेसी नदी पे एक के बाद एक बहुत सारे क्या बना दिए? डैम बना दिए। फिर हमने क्या किया? हमने ना टेनेसी नदी को देखा और उससे थोड़ा सा मोटिवेट हुए और उसी के देखम हमने भी दामोदर नदी पे एक के बाद एक बहुत सारे क्या बनाए? डैम बनाए। तो क्वेश्चन क्या आता है पता है? क्वेश्चन ये आता है कि दामोदर नदी पे जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो किस नदी से मोटिवेट होकर बनाए गए हैं? तो अमेरिका की टेनेसी नदी से प्रेरित होकर। तो यही क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है दोस्तों, दामोदर नदी पर जो स्थित परियोजनाएं हैं। परियोजना का मतलब होता है दोस्तों, परियोजना का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स, या आप लोग कह सकते हैं डैम्स, जो है डैम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। देखो, जब हम बांध बनाते हैं ना, तो एक बांध से हम अपने बहुत सारे उद्देश्यों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो आपसे पूछा जाए ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स किसको कहा जाता है? तो वो डैम्स को कहा जाता है। तो अब पॉइंट सुनो, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। दामोदर नदी पर जो स्थित परियोजनाएं है, पहला पॉइंट तो है वो किस नदी से प्रेरित होकर बनाए गए हैं? तो ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। तो वो अमेरिका की टेनेसी नदी से प्रभावित होके भाई हमने दामोदर नदी पे क्या बनाई है? परियोजनाएं या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। क्या आपको समझ आया? अच्छा भाई, ये तो आपको पता चल गया। तो फिर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से डैम्स है? अभी मैं कुछ डैम्स बता रहा हूं जो दामोदर नदी पे है, दामोदर या उसकी ट्रिब्यूटरी पे है। दामोदर नदी पे ना आप लोगों को 4 डैम याद रखने, चारों डैम दामोदर पे है, दामोदर या उसकी सहायक नदियों पे। कौन सा है? तो एक बांध है दोस्तों पंचेत, तिलैया, ये डैम्स है। इंग्लिश और हिंदी सेम, तिलैया, मैथॉन और कोनार। तो ये 4 डैम्स, ये चारों डैम्स कौन सी नदी पे है? दामोदर नदी पे है। तो याद कैसे करोगे? एक छोटा सा कोड है, पंचेत यानी 5 तिल माथे के कोने पे, 5 तिल माथे के कोने पे, 5 से पंचेत, तिल से तिलैया, माथे से मैथॉन और कोने से कोनार। क्या आपको समझ आया? मैथॉन और कोनार। तो ये चारों डैम कौन सी नदी पे है? दामोदर या उसकी सहायक नदियों पे है। समझ आया? ये आपको याद रखना है। एक लास्ट पॉइंट और सुनो दामोदर नदी से। देखो, दामोदर नदी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए आप लोगों को। अभी रिकॉल करते हैं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े। याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया का, मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं। जैसे ही देश आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंट
इंडिया का जो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, फर्स्ट मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट था, और मैंने कहा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और इनका मतलब होता है डैम्स। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है? डैम्स। तो स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है वो किस नदी पे स्थापित किया गया था? तो वो था दामोदर नदी पे बनाए गए थे। जो पहला डैम था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कौन सी नदी पे बनाया गया था? दामोदर नदी पे। और इसका कोई नाम नहीं है, कभी ये सोचो कि कौन सा डैम है, क्योंकि बहुत सारे परियोजनाएं चली थी यहाँ पे भाई, समझ आया? लेकिन बस आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वो कौन सी नदी पे लगाया गया था? तो दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया। देखिए एक बार फिर से मैं दामोदर नदी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूं। हमने दामोदर से रिलेटेड क्या पढ़े? पहला पॉइंट, छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली कौन सी नदी है? दामोदर। दूसरा पॉइंट, दामोदर को वेस्ट बंगाल का क्या बोला गया? सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। क्यों कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि पानी यहां बरसता है झारखंड में, लेकिन बाढ़ कहां आती है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा भाई, तीसरा भाई, दामोदर नदी पे जो हमने बांध बनाए गए वो किस नदी से प्रेरणा लेके बनाए गए हैं? तो वो है अमेरिका की टेनेंसी रिवर है। समझ आया? ये तीसरा पॉइंट। फिर हमने पढ़ा तो वो कौन कौन से डैम है भाई? तो 4 डैम्स हमने बताए, पंचेत, तिलैया, मैथान और कोनार। इनको याद करने का ट्रिक्स भी आपको बताया। और फिर हमने 5वां पॉइंट पढ़ा, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो कौन सी नदी पे स्थापित किया गया था? दामोदर पे स्थापित किया गया था। बताओ भाई, समझ आ गया? एक लास्ट पॉइंट और सुन लो भाई, दामोदर नदी भी मैं बता चुका, हालांकि ये भी दामोदर नदी भी रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली नदी है। वहां हमने देखा था भाई भरंस घाटी या रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत की कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? तो 3 नदियां बताई थी, नर्मदा, तापी और दामोदर। यहां भी लिख लेना भाई वही पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखोगे तो बार बार हमको याद ही होगा भाई। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार से दोस्तों एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, वैसे याद रखना, अलग लिख लेना। छोटा नागपुर पठार से ही एक नदी और निकलती है जो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा रिवर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने छोटा नागपुर पठार से ना मेनली 2 नदियां निकलती है ये बताया है। छोटा नागपुर पठार से मेनली 2 नदियां, एक तो दामोदर नदी और एक स्वर्णरेखा नदी। बस ये जरूर याद रखना भाई, समझ आया? तो भाई ये आप लोगों का खत्म हो गया हमारा दूसरा पठार भी, जिसका नाम था छोटा नागपुर का पठार। हमने खत्म कर लिया छोटा नागपुर का पठार भी और शिलोंग पठार। ठीक है, ये 2 छोटे छोटे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मालवा पठार की, और बाद में पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। चले भाई, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे मालवा पठार के बारे में। चले, ये तीसरा पठार है दोस्तों, जो है हमारा मालवा पठार, मालवा प्लेटू। ठीक है, मालवा पठार। पहले पॉइंट सुनना, मालवा पठार के बारे में पॉइंट क्या है, और यही पॉइंट दक्कन के पठार के बारे में है जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो पहले सुनो, मालवा पठार का जो फॉर्मेशन हुआ है, मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है, याद रखना यही क्वेश्चन आता है। मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो हुआ है वोल्केनिक इरप्शन से, यानी या आप कहोगे ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी के उद्गार से ही किसका निर्माण हुआ है? मालवा पठार का निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी के उद्गार से एक पॉइंट सुनो भाई, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। चले बाद में बताऊंगा। ज्वालामुखी के उद्गार से किसका निर्माण हुआ? मालवा का पठार। और इसलिए यहाँ पे ना हम लोगों को बेसाल्टिक रॉक्स देखने को मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा मालवा के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो आप बोलोगे बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती है। और याद रखना, बेसाल्टिक चट्टानें जब टूट फूट जाती है, बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से, यानी किसके वैदरिंग से? बेसाल्टिक रॉक्स के वैदरिंग से। वैदरिंग होता है टूटना फूटने से, टूटने फूटने से ही ब्लैक सॉइल बनती है, यानी काली मिट्टी बनती है। और आप सभी को पता है काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है, यानी इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का ही नाम है कॉटन सॉइल, यानी कपासी मिट्टी। अब सुनो, मैंने ये सारे पॉइंट क्या बताए, यही पूरा का पूरा सेम
आप लोग लिखोगे अपना दक्कन के पठार में, जो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि दक्कन के पठार का भी निर्माण वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। वहां भी आपको बेसाल्टिक चट्टाने देखने को मिलती है, और बेसाल्टिक चट्टाने जब टूटती है, फूटती है, तभी मिट्टी बनती है। और तो कौन सी मिट्टी बनती है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में कौन सी खेती की जाती है? काले कपास की खेती की जाती है। समझ आया? तो अब सुनो आगे, अब सुनना ध्यान से। पहले एक पॉइंट समझा रहा हूं आप लोगों को। भाई मान लो ये कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। अब मैं धरती के नीचे की बात कर रहा हूं, धरती के नीचे। धरती के नीचे मान लो भाई, अब ये बताऊंगा बाद में, धरती के नीचे ना कहीं एक मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या होता है दोस्तों? जैसे जैसे धरती के नीचे जाते हैं ना, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि जो जो चट्टाने है ना, वो भी मेल्ट हो जाती है। तो ये जो है ना मैग्मा, पता है क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ, चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ। यानी दोस्तों, यानी क्या बोला मैंने? मेल्टेड मटेरियल्स ऑफ रॉक्स ही क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। बताओ भाई, यहां तक समझ आया? अब सुनो आगे। देखो, धरती के नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जब ये मैग्मा के अंदर इतनी पावर होती है, ये ना कई दफा इसको उखाड़ देता है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हमारे नीचे क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। तो मैग्मा पता है क्या करता है? स्थल मंडल को तोड़ता हुआ बाहर निकलाता है। इसी को ज्वालामुखी का इरप्शन बोलते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार बोलते हैं। पॉइंट सुना भाई, कई दफा अगर लिथोस्फीयर में गैप होगा ना, तो ज्वालामुखी इन गैप्स के अंदर भी क्या हो जाता है? फंस जाता है ये मैग्मा, और यहां पे फंस के ये वापिस जम जाएगा, और वापिस एक हार्ड रॉक्स बन जाती है। समझ आया? फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? ये मैग्मा एक लिक्विड मटेरियल है। जब ये बाहर आता है, बाहर या तो ये कंप्लीट बाहर आ जाएगा, या लिथोस्फीयर के अंदर ही कहीं ना कहीं फंस के ठंडा होके वापिस जम जाएगा, और जम के वापिस एक चट्टान बन जाती है, एक हार्ड रॉक्स बन जाती है। तो अब सुनो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखो, ये मैग्मा जो आग है, और आग से निर्मित चट्टानों को ही आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। तो आपने सुना होगा दोस्तों एक रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स। कौन सी रॉक्स है? एक चट्टान होती है इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स। यानी मैग्मा से आपसे क्वेश्चन आएगा, इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है? इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है वोल्केनिक इरप्शन से। ज्वालामुखी के निर्माण से कौन सी चट्टानें बनती है? ज्वालामुखी के उद्गार से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टानें, यानी इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स दो प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों इंटरनल इग्नियस रॉक्स। ध्यान से सुनना, एक होती है इंटरनल इग्नियस रॉक्स, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। और एक होती है एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स। एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स का मतलब है बाह्य आग्नेय चट्टानें। अब ये क्या लिखा मैंने? ध्यान से सुना दोस्तों, जब ये मैग्मा अंदर फंसे जाता है तो इसको इंटरनल इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इंटरनल। और जब ये मैग्मा धरती का बाहर आ जाता है तो इसको एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स। है दोनों आग्नेय चट्टानें ही, लेकिन याद रखना, आंतरिक आग्नेय चट्टानों को एक नाम दिया गया है, इसी को एक नाम बोलते हैं ग्रेनाइट। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। और बाहर वाली जो है ना, इसी को हम बोलते हैं बेसाल्टिक रॉक्स। इसी को बोलते हैं बेसाल्टिक रॉक्स, या हिंदी में भी क्या होगा? बेसाल्टिक चट्टाने, बेसाल्टिक चट्टाने। अब पेपर क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? पेपर क्वेश्चन आएगा, ये तो ग्रेनाइट या बेसाल्ट है, ये किस चट्टान का पार्ट है? तो आप बोलोगे आग्नेय चट्टान का पार्ट है। अगर इंटरनल इग्नियस रॉक्स की बात हो तो वो तो है ग्रेनाइट, और एक्सटर्नल इग्नियस की बात हो तो वो क्या है? बेसाल्ट। यानी अगर ये मैग्मा बाहर आके जमता है और फिर चट्टान बनती है तो उसको बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बेसाल्टिक। अगर ये मैग्मा धरती के अंदर ही कहीं फंस के जम जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। समझ आ गया? तो यही चीजें मैंने आपको यहां बताई है। ये बताओ, मालवा पठार है, ये मालवा पठार है भाई। मालवा पठार का पूरा निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी निकला था बाहर। ज्वालामुखी बाहर निकला तो कौन सी चट्टान निकलेगी? बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं, और बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। अब आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ये सारा का सारा पॉइंट अब तक मैंने जितना बताया ना, सेम आप लोगों का डिट्टो कॉपी करना है, किसमें? आप लोगों को दक्कन के पठार में भी। समझ आया?
लेकिन अब मालवा पठार के बारे में एक अलग पॉइंट सुन लो भाई, क्या है पॉइंट सुनना भाई। जो पूरा का पूरा मालवा पठार है ना, पूरा का पूरा मालवा पठार है, यहां पे ना इसका पूरी तरह इरोजन हो चुका है, पूरी तरह यानी इसका अपरदन हो चुका है। मालवा के पठार से ना दोस्तों बहुत सारी नदियां निकलती है, सैकड़ों नदियां निकलती है, लोकल छोटी मोटी बहुत सारी नदियां निकलती है। और आपको पता है नदियां क्या करती है, नदियां भाई पठारों को, पहाड़ों को काटती रहती है और काटने की वजह से ना इसको पूरी तरह इसमें जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे बना दिए हैं पूरे के पूरे पठार में। समझ आया? तो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा पठार है जो इरोजन प्लेटू है, जो अपर्दित पठार है, या जिसमें गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं या खंडर अपर्दन है, गहरे खड्डे बन चुके हैं, तो वो कौन सा पठार है? वो मालवा पठार है। ये लाइन याद रखना कि कौन सा प्लेटू है जिसका इरोजन हो चुका है, जिसका अपर्दन हो गया बहुत बड़े लेवल पे, या जब बहुत गहरे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। और इरोजन भी कई सारे टाइप्स का होता है, इसको बोलना गली इरोजन हो गया पूरा का पूरा। मालवा पठार का कैसा इरोजन हो गया? गली को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका का मतलब होता है दोस्तों बहुत गहरी गहरी नाली बन गई है, बहुत गहरी गहरी नाली बन गई है। समझ आया? और इतनी गहरी नालियां है यहाँ पे ना बहुत सारे डाकू भी रहते हैं भाई। या जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पॉइंट सुनना इधर, देखिए आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है इधर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पॉइंट सुनना, ये था मालवा पठार। अगला पॉइंट सुनना, मालवा पठार से ना मेनली की बात कर रहा हूं, मुख्यतः मालवा पठार से मेनली नॉर्थ की तरफ, अभी मैप में बताऊंगा। मालवा पठार से मेनली 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियां। एक का नाम है चंबल, एक का नाम क्या है? चंबल, लिखना भाई, चंबल नदी। एक का नाम है बेतवा नदी, बेतवा, और एक का नाम है केन। तो चंबल, बेतवा और केन, एक केन है। मैंने कहा मालवा पठार से कितनी नदियां निकलती हैं? मेनली 3 नदियां, चंबल, बेतवा और केन। तीनों नदियां कहां से निकलती है? मालवा पठार से। इसको मैप में और दिखा देता हूं, सुनो ध्यान से, इसको हम मैप में सीखेंगे। अभी अभी हमने बताया आप लोगों को, ध्यान से देखना भाई, ये था हमारा इंडिया, ठीक है? या इसको हटाओ, मेन सुनो, यहाँ पे है मालवा पठार, और मालवा पठार से ना ऊपर की तरफ जाती है तीनों की तीनों नदियाँ। एक है दोस्तों चंबल, और एक है बेतवा, और एक है केन। चंबल, बेतवा और केन। आपसे क्वेश्चन आता है कौन सी नदी नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है? तो चंबल, बेतवा और केन। और ये तीनों नदियाँ ना ऊपर जाके, पता है किस में मिलेगी? तीनों नदियाँ मिल जाती हैं ऊपर जाके यमुना नदी में। ये जब रिवर्स वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे हम अच्छे से सीखने वाले हैं। चंबल, बेतवा, केन किस नदी में मिल जाती है? ये तीनों नदियां यमुना नदी में मिलती है। समझ आया? एक पॉइंट सुनो भाई, चंबल, ये चंबल नदी है, मान लो कौन सी रिवर है? चंबल नदी। चंबल की एक सहायक नदी याद रखना, चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सी नदी थी? चंबल। चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? क्षिप्रा। और क्षिप्रा नदी फेमस पता है क्यों है? क्षिप्रा नदी एमपी में है, और क्षिप्रा नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इसी नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। एमपी में उज्जैन स्थित है। तो क्वेश्चन आता है उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। चंबल किससे जाके मिलती है? यमुना में। तो एक छोटा सा पॉइंट ये मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया, जितना आप लोगों को पढ़ना था किसके बारे में? मालवा के पठार के बारे में। समझ आ गया? ये हमारा मालवा का पठार भी खत्म हो गया। एक लास्ट बचा, छोटा सा है, वो है दोस्तों, अब दक्कन पठार करा देता हूं। लास्ट है, फाइनल टॉपिक खत्म हो गया बस आप लोगों का। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। दक्कन मत लिखना, ये है दक्कन का पठार। अब कहाँ पे है ये हम बात कर चुके हैं भाई दोस्तों। ये था हमारा सतपुड़ा रेंज, ये था पश्चिमी घाट, और ये था पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। और इन तीनों के बीच में यही पूरा का पूरा हमारा कौन सा है? ये पूरा का पूरा एरिया दक्कन का पठार है। समझ आया? लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है दक्कन का पठार मेनली
आपको पता है मुख्यतः मेनली ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मेनली किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लेकिन इसके अलावा इसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है, कुछ पार्ट कर्नाटका में है, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा थोड़ा बहुत सारे राज्यों में है। लेकिन आप कहोगे 80% दक्कन का पठार किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और दक्कन का पठार पूरा का पूरा कैसा मिट्टी का क्षेत्र है? ये पूरा का पूरा दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्र है। और अभी जो पीछे हमने बताया वही सेम कंडीशन है कि दक्कन के पठार का निर्माण भी किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से ही। अरे जो पॉइंट हमने पीछे पढ़े वो सारे के सारे इसके बारे में भी है। दक्कन का पठार का निर्माण भी किसने किया है? वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है भाई। कैसी मिट्टी का एरिया दक्कन का पठार पूरा का पूरा? तो आप बोलोगे ब्लैक सॉइल। यहां पे काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। समझ आया? ये सारे पॉइंट वही थे। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मैंने कहा दक्कन का पठार मेनली कहां पे? महाराष्ट्र में। अब सुनना भाई, तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मेनली। लेकिन महाराष्ट्र में दक्कन के पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती है। ये पहाड़ियां आप लोगों को याद रखनी है। दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? तो दोस्तों एक है, आपने अजंता एलोरा की गुफाएं सुनी होगी, जो अजंता केव सुनिए ना, तो अजंता जो गुफा बनाई गई है वो अजंता पहाड़ी है महाराष्ट्र में। पहाड़ी को काटकर ही पहाड़ी के अंदर क्या बनाई? गुफा। तो आपको याद रखना है अजंता पहाड़ी। या आप लोगों को क्वेश्चन आएगा सतमाला पहाड़ी। पहले लिख देता हूं नाम, हरिश्चंद्र पहाड़ी और बालाघाट पहाड़ी। दोस्तों ये हिल्स पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पहाड़ी पूछी जाती है, राज्य पूछे जाते हैं। ये चारों पहाड़ियां कहां पे है? आप बोलोगे महाराष्ट्र में है। और चारों पहाड़ियां महाराष्ट्र में किस पठार के अंतर्गत आती है? दक्कन के पठार के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लो ये है दोस्तों सतमाला पहाड़ी, ये मैंने सतमाला, ये अजंता, ये हरिश्चंद्र और ये बालाघाट पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। समझ आ गया भाई? इंग्लिश हिंदी सेम। अजंता हिल्स है, अजंता पहाड़ी है। ऐसे ही सतमाला हिल्स है, सतमाला पहाड़ी है। ऐसी सारी की सारी है, हरिश्चंद्र और बालाघाट है। आगे सुनो दक्कन के पठार के बारे में। एक लास्ट पॉइंट बचा है, खत्म हो गया भाई। मान लो ये है दक्कन का पठार। क्वेश्चन आता है दक्कन के पठार के नॉर्थ में कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा। इसके ईस्ट में कौन सी थी? ईस्टर्न घाट। इसके वेस्ट में कौन सा था? वेस्टर्न घाट है। ठीक है, आगे सुनो। दक्कन के पठार के ऊपर एक और पठार है छत्तीसगढ़ में। ये पूरा का पूरा मान लो डेक्कन प्लेटू था। दक्कन के पठार के ऊपर एक और पठार है जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, इसका नाम है छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं दोस्तों, यहां पे एक सेकंड रुकना, इसको बोलते हैं बस्तर का पठार। तो आपसे क्वेश्चन आएगा जो बस्तर का पठार है वो दक्कन के पठार के ऊपर ही है। बस्तर का पठार कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। देखो बस्तर जाना जाता है नक्सली एरिया के लिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के फेमस है। बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है छत्तीसगढ़ का। चले, लेकिन मेन पॉइंट सुनो, बस्तर का पठार जाना किसके लिए जाता है? बस्तर के पठार में ना एक रिसोर्स पाया जाता है, टिन। याद रखना भारत में टिन, आप लोगों को 99% टिन जो होता है वो केवल और केवल बस्तर के पठार। टिन एक मेटल है, जैसे लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, ऐसे ही टिन है। तो भारत में आपसे क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ज्यादा टिन की बात होगी तो एक ही राज्य याद आना चाहिए, छत्तीसगढ़ और या बस्तर का पठार। किसके लिए फेमस है? टिन के लिए फेमस है भाई। समझ आया? ये पॉइंट याद रखना है। और ये किसके ऊपर है? आप लोगों का दक्कन के पठार के ऊपर ही स्थित है। चले भाई, तो दोस्तों ये हमारे पठार थे जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। हमारे 4 ही पठार थे और चारों पठार हो गए हैं। एक पॉइंट याद रखना, वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को। देखो काली मिट्टी का एरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां पे? काली मिट्टी का सबसे ज्यादा एरिया पाया जाता है कहां पे? अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लेकिन याद रखना, भारत में अगर पूछा जाए ना, भारत में सबसे ज्यादा कपास की खेती कौन करता है? कॉटन भारत में सबसे ज्यादा कौन उगाता है? तो उसका नाम होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। आप देख सकते हैं दोस्तों, मोस्टली काली मिट्टी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, और काली मिट्टी जानी जाती है किसके लिए? कपास के लिए। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा कपास कौन उगाता है? तो वो कौन उगाता है? गुजरात। तो एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है।
समझ आया? तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो था भारत के पठार। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा और इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक जो मैं कराऊंगा वो रिवर से स्टार्ट कराने वाला हूँ, भारत की नदियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था मैं स्टार्टिंग में ना आप लोगों को 5-7 टॉपिक ज्योग्राफी के ही कराने वाला हूँ, फिर 5-7 पॉलिटी के करेंगे, फिर हिस्ट्री के आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स के आएंगे। इस प्रकार हमारे सबसे पहले मैं आप लोगों का 1 महीने में खाका तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आप लोगों का सिलेबस मैं दोस्तों कराने वाला हूँ। समझ आया? चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।